फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 2 है ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे और नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो पॉइंट्स में मेंशन है और प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। तो जब आप हाईलाइटेड वर्ड्स को देखोगे तो आप इजीली जो है समझ जाओगे कि उस लाइन्स में क्या बात कही गई है और क्या उसका मेन कंटेंट है। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको सोशल साइंस से रिलेटेड, और 6, 7, 8 का तो आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और साथ ही आपको एक वीडियो ऐसी भी मिल जाएगी जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के वो दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बट उससे पहले आप समझिए कि चैप्टर का नाम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए हेडिंग को अगर समझ लेंगे तो बहुत कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या समझोगे। तो वही चीज़ जो है इंट्रोडक्शन में दी भी हुई है। आप देखो कि नाम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं जिस तरीके से आपका घर होता है और घर की जो छत होती है वो पिलर्स पे बनी होती है। ठीक है, यानी आपके घर की जो छत है वो डिपेंड करता है कि पिलर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपकी छत काफ़ी दिन तक टिकी रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है उसके भी कुछ पिलर्स होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसकी वजह से अगर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में कंटिन्यू लंबे समय तक चल रही है, इट मीन्स इसका प्रूफ ये है कि जिन पिलर्स पे वो खड़ी है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी जिन पिलर्स पे खड़ी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं। तो उन्हीं पिलर्स के बारे में, उन्हीं मेन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। तो आकर मैं पिलर्स की जगह अगर फीचर्स वर्ड भी यूज़ करूँ तो भी वो करेक्ट है बिल्कुल। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के और किस वजह से जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के वो डेमोक्रेसी को एक सुपीरियर गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन आप करो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की सिस्टम हो, तो उसके कंपैरिजन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी उन सबसे सर्वोच्च है और जो क्रेडिट है वो जाता है उसके पिलर्स पे यानी फीचर्स पे। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो ये है इनलाइटेंड सिटीजन्स यानी जागरूक नागरिक। सिटीजन्स देखिए, हाँ, हम हर किसी को सिटीजन नहीं बोलते हैं, हम उन इंसानों को ही सिटीजन बोलते हैं जिनको वहाँ की नागरिकता, सिटीजनशिप मिली हो, जो वहीं के निवासी हों या तो उन्होंने वहाँ आके वहाँ की नागरिकता जो है वो ले ली हो। ठीक है, उनको मिल गई हो। तो इस तरह से एक किसी भी कंट्री में जागरूक नागरिक होने चाहिए और बहुत ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो सब हेडिंग है वो है इनलाइटेंड सिटीजन्स। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनेगा और आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो पिलर हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर में जो है डेमोक्रेसी के वो है इनलाइटेंड सिटीजन्स यानी जागरूक नागरिक। तो आप देखोगे कि जो डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, कि आपने देखा होगा डेमोक्रेसी होती है इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और मैंने आपको बताया भी था कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के डेमोक्रेटिया वर्ड से आया है, यानी डेमोक्रेटिया शब्द से आया है ग्रीक लैंग्वेज के। तो डेमो का मतलब ही पीपल होता है और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो दोनों को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता है रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, जो कि मैंने शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा आप, तो वहाँ से आपको चीज़ें जो है ना बेसिक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जब हमने जाना कि डेमोक्रेसी जो है वो एक्सप्रेशन, जो लोग जो है पीपल जो रहते हैं उनके एक्सप्रेशन को ही एक तरह से शो करती है। ठीक है, उनकी इच्छाओं को दिखाती है। टू मेक द राइट चॉइसेस एंड टू अराइव at the right decisions, every citizen should be well informed and socially responsive। अगर आप चाहते हो हर एक नागरिक जो है अपने राइट चॉइस को चूज़ करे, ठीक है, सही चुनाव करे, सही डिसीजन ले, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नागरिक हैं, हर जो एक सिटीज़न है वो वेल इन्फॉर्म्ड हो, यानी उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही सोशली रिस्पॉन्सिव। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे बल्कि वो दूसरों के लिए भी, जब वो सोसाइटी में रहता है तो वो अगर कुछ भी काम करता है तो वो अपने उससे उसको फ़ायदा या हार्म होता है, उसके साथ साथ उसको देखना है कि सोसाइटी में जो और लोग रहते हैं उनको उस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, तो उसे सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होना है। तो ऐसे नागरिक बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, हर एक सिटीज़न को कैसा होना चाहिए, देखिए हाईलाइटेड वर्ड को समझिएगा, वेल इन्फॉर्म्ड, उसको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। तो अबाउट द पॉलिटिक्स, सोसाइटी से मतलब पूरी कंट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और सोशली रिस्पॉन्सिव कि उसकी कुछ सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है। इसके अलावा सिटीजन्स को इनलाइटेंड होना चाहिए
और क्यों इनलाइटेंड होना चाहिए, कम से कम इतना जागरूक होना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन जो हैं वो ले सके, ठीक है, जिम्मेदारी वाले जो डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं, उनको वो ले सकें। और यहाँ पे बात हो रही है चुनाव से रिलेटेड, ठीक है, अपने कैंडिडेट को, रिप्रेजेंटेटिव को जब चूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। पॉलिटिकली इनलाइटेंड सिटीजन, तो देखिए इस चीज़ को नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कि रिस्पॉन्सिबल डिसीजन से क्या मतलब है। तो यहाँ पे पॉलिटिकली जो मैंने बोला ना कि वोटिंग से और कैंडिडेट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करना है, इतना उनको नॉलेज होनी चाहिए और वो इन सब फैसलों को लेने के लिए जागरूक होने चाहिए। तो पॉलिटिकली इनलाइटेंड सिटीजन्स विल बी एबल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पॉलिटिकली इनलाइटेंड सिटीजन होगा, यानी ऐसा नागरिक जिसे पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी, वो आप कह सकते हो कि वो एक तरह से जज कर सकता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कि किस सरकार जो है, कौन सी सरकार है, कौन सा मिनिस्टर जो बहुत अच्छा काम करता है, और उसके मेरिट्स यानी पॉजिटिव पॉइंट्स देख के, डीमेरिट्स यानी नेगेटिव पॉइंट्स देख के उसके बेस पे वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकता है। तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, सच वोटर्स विल नॉट बी इजिली स्वेड बाई फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाई द कैंडिडेट्स और बाई दियर मनी और मसल पावर। हमने कई बार देखा है कि जो पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन का टाइम होता है तो जो नेता होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं लोगों को वोट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उनके वोट गेन करने के लिए वो छोटे छोटे वादे करते हैं, ठीक है, कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है, आपको फ्री पानी प्रोवाइड होगा या फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बट आपने देखा होगा बाद में वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती। इसी तरह पैसों के बल पे यानी रिश्वत देके जो है वोटर्स खरीदे जाते हैं, उनको बोला जाता है हमें वोट दो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें बहुत कंट्रोल हो गई हैं, बट पहले ऐसा होता था, ठीक है। इसी तरह से मसल पावर अपनी शक्ति के बल पे कि आपको नहीं, हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, उन्हें मजबूर करना है, नहीं तो हम आपको कह सकते हो, उन्हें धमकी दी जाती थी। तो इस तरीके से वोटर्स जो है ना बहुत प्रभावित होते थे, डरते थे और वो उनको वोट दे आते थे। बट आज के समय में अगर पॉलिटिकली इनलाइटेंड सिटीजन हैं तो वो वोटर्स जो हैं वो झूठे वादों में नहीं आते, ठीक है, साथ ही वो मनी और मसल पावर में नहीं आते, इतनी जल्दी इन जाल में वो नहीं फंसते। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि पिलर है, नेक्स्ट जो पिलर है डेमोक्रेसी का, वो है वाइस लीडरशिप। तो अभी तो हमने पढ़ा कि किस तरह से वोटर्स होने चाहिए, सिटीजन्स होने चाहिए। अब आते हैं लीडर्स, ठीक है। तो लीडर्स की भी तो कोई जिम्मेदारी ना है, बुद्धिमान लीडर्स होने चाहिए, तभी तो लोग उनको वोट देंगे। तो इन लार्ज कंट्रीज पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट देमसेल्व्स। तो एक वाइस लीडरशिप की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे क्यों ज़रूरत है। तो हमारी जैसे लार्ज कंट्रीज, इंडिया जैसी लार्ज कंट्रीज इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, वो अपने आप को खुद तो रूल कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं, ताकि वो उन्हें रिप्रेजेंट करें। और कहाँ रिप्रेजेंट करें, लेजिस्लेचर में, क्योंकि जिन लीडर्स को वो चूज़ करके भेज रहे हैं वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे लेजिस्लेचर में और फिर वहाँ पे लॉ बनाएंगे। इलेक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेमोक्रेसी का, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तब भी आप ये चीज़ें बिल्कुल ये रिपीट होती हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे और डीप में पढ़ोगे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने कैंडिडेट्स को ना अपने अपने उम्मीदवारों को वहाँ पे कह सकते हो कि उनको बोलते हैं कि आप है ना, ये टिकट दी जाती है उन्हें ताकि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। पार्टी लीडर्स जो होते हैं वो इनलाइटन द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। इसके साथ ही पार्टी लीडर्स जो होते हैं वो वोटर्स को भी इनलाइटन करते रहते हैं टाइम जब इलेक्शन का होता है कि हमारा ये कैंडिडेट है और हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने ये काम किया है और भविष्य में अगर आप वोट देते हो तो और भी अच्छा काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है पार्टी लीडर्स जो हैं वो वोटर्स को इनलाइटन करते हैं, जागरूक करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये बताने के तरीके क्या होते हैं, तो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, ठीक है, जगह जगह पे इलेक्शन कैंपेनिंग आपने देखा होगा, स्पीचेस होती हैं, सेवरल पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, लोग आते हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो माइक पे भाषण देते हैं। तो इस तरह से साथ ही घर घर जाके उनको आप कह सकते हो कि बताते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ये है या ये आपका कैंडिडेट है जिससे आपको वोट देना है, और जो वादे हैं वो सब किए जाते हैं, रैलीज निकाली जाती हैं, प्रोसेशंस होते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं स्ट्रीट्स वगैरह में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग का काम होता है। इसका आप कह सकते हो इलेक्शन कैंपेनिंग यानी एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताना, और हर पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ करती है। इसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि पीपल जो है वो अपना इलेक्शन वोट देने से पहले अपना दिमाग में एक माइंड मेकअप कर लेते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को और क्या किस कैंडिडेट को वोट देना है। तो ये सारी चीज़ें कैंपेनिंग के टाइम पे हो जाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बताती है ना कि वो क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो आगे भविष्य में देंगी। तो उसके बेसिस पे जो हैं जो वोटर्स हैं वो जाके फिर वोट देते हैं।
वंस इलेक्शंस आर ओवर, जब इलेक्शंस ओवर हो जाते हैं तो जो पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलते हैं, वो अपनी सरकार उस जगह बनाती है। अगर मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन है जहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी वोट ना मिले, ठीक है, अगर मेजॉरिटी का मतलब है जिसने सबसे ज़्यादा, अगर 100 वोट्स हैं, अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी को 99 वोट्स मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी। या फिर 51 वोट्स मिल गया और दूसरे किसी को 50 मिले, तो तब भी ऑब्वियस सी बात है कि जिसको ज़्यादा मिले, 51 वोट्स मिले, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे, यानी वो वाली पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बट एक केस में ऐसा मान लीजिए कि किसी को भी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले, दोनों को 50-50 मिल गए, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में जो पॉलिटिकल पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टियाँ, दोनों को 50-50 वोट मिले हैं, 50-50% मिले हैं और मेजॉरिटी किसी की नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे? एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी एक साथ मिलके एक नई सरकार बनाएंगे जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स में उसके मिनिस्टर्स होंगे एक पॉलिटिकल पार्टी के, और कुछ डिपार्टमेंट में कुछ पोर्टफोलियोज़ में, यानी कुछ जो आप कह सकते हो डिपार्टमेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर्स होंगे। तो कह सकते हैं आपसी सहमति के अनुसार वो एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे और तब वो कॉलिशन गवर्नमेंट उस जगह पे रूल करेगी। तो ये कह सकते हैं मिली जुली सरकार बनती है। दस इफ़ द वोटर्स आर इनलाइटेंड, और ये तब हो सकता है, देखिए जब वोटर्स अगर इनलाइटेंड होंगे, दे विल ओनली इलेक्ट लीडर्स हु आर एफिशिएंट एंड कमिटेड। तो अगर आप जो वोटर्स हैं वो इनलाइटेंड होंगे, जागरूक होंगे पॉलिटिक्स से के लिए और अपने देश के प्रति, तो बिल्कुल वो ऐसे लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, ऐसे लीडर्स का चुनाव करेंगे जो कि बहुत ही एफिशिएंट हो और साथ ही कमिटेड भी हों, ठीक है, लायक भी हों और अपने वादों को पूरा करने वाले भी हों। इफ़ सच वाइज लीडर्स रन द गवर्नमेंट, और जब ऐसे वाइज लीडर्स, जब ऐसे बुद्धिमान जो लीडर्स हैं वो आपकी गवर्नमेंट को रन करेंगे, तो कंट्री डेफिनेटली जो है वो बहुत प्रोग्रेस करेगी और तब एक ट्रूली डेमोक्रेटिक मैनर में आप कह सकते हो कि आपकी कंट्री जो है प्रोग्रेस करती जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, तो नेक्स्ट जो आप कह सकते हो एक तरह से पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ये है साउंड पब्लिक ओपिनियन। साउंड पब्लिक ओपिनियन, तो एक बार पहले पढ़ने से पहले आप हेडिंग से समझ सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन का बनना, ठीक है, पब्लिक क्या सोचती है आपके बारे में, आप उसकी क्या ओपिनियन है। तो एज अ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म प्लेज अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेसी, तो किसी भी फैसले को लेने में जो पब्लिक ओपिनियन है, जो लोगों की ओपिनियन है, वो एक मेजर रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हर एक लोगों को राइट देता है ताकि वो साउंड पब्लिक ओपिनियन करें, अपने फॉर्मुलेट कर सकते हैं वो साउंड पब्लिक ओपिनियन, और साथ ही राइट टू एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली। जो भी उनकी सोच है, पहले अपनी सोच वो कर लें, ठीक है, अपनी जो भी सोच है वो बना लें, वो पब्लिक ओपिनियन होती है, लोगों की अपनी सोच होती है। साथ ही इतनी छूट सभी को मिलती है डेमोक्रेसी में कि वो उस ओपिनियन को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्शन के टाइम पे हर किसी ने अपनी अपनी ओपिनियन बना ली कि वो किसको वोट देगा, ठीक है, तो ये हो गई साउंड पब्लिक ओपिनियन, उसने फॉर्मुलेट कर ली। अब राइट टू एक्सप्रेस इट, कि किस तरह से वो एक्सप्रेस करेंगे, तो जब वोटिंग का दिन आता है तो उस दिन वो जाके अपने मनपसंद कैंडिडेट को, वो जिसको उसने सोचा था ओपिनियन में, उसको वोट दे देते हैं। तो राइट टू एक्सप्रेस यानी उसको एक्सप्रेस भी किया, सोचा है भी और एक्सप्रेस भी किया, प्रैक्टिकली भी कर दिया। तो नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन। तो आप समझ के चलिएगा कि अगर एक किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती पब्लिक ओपिनियन को, जो पब्लिक की ओपिनियन है उसको अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए पब्लिक ओपिनियन की वजह से पूरी की पूरी सरकार इलेक्शन के थ्रू बन रही है, तो पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इफ द गवर्नमेंट इग्नोर्स और सुप्रेसेस पब्लिक ओपिनियन, पीपल कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, क्योंकि फर्स्ट हाईलाइटेड वर्ड है ना इग्नोर पब्लिक ओपिनियन, कि कोई भी डेमोक्रेटिक जो सरकार होगी वो इग्नोर कर ही नहीं सकती। अगर उसने किया, या सुप्रेसेस पब्लिक ओपिनियन, यानी सुप्रेसेस मतलब कुचल दिया पब्लिक ओपिनियन को, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, तब क्या होगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा कि जो पीपल हैं वो बहुत चांस है कि उस गवर्नमेंट को हटा देंगे, यानी रिमूव कर देंगे नेक्स्ट इलेक्शन में, उसे जिताएंगे नहीं। द विशेस ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू और प्रॉब्लम बी डिस्क्राइब एज पब्लिक ओपिनियन। तो आप पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो लोगों की इच्छाएं होती हैं किसी भी इशू से पे, किसी भी पर्टिकुलर इशू या टॉपिक पे या प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। इट मे नॉट बी द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल, और हो सकता है ये ऐसा नहीं कि सभी लोगों की ओपिनियन हो, इट जनरली इज द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, बट ये है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आपको देखना होगा कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग जो हैं उनकी ओपिनियन ये है। इसके बाद है इनलाइटेंड सिटीजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनलाइटेंड सिटीजन्स होते हैं लेड बाई वाइज लीडर्स कैन क्रिएट अ साउंड पब्लिक ओपिनियन। जो जागरूक नागरिक होंगे और जिनके बुद्धिमान लीडर्स होंगे,
तो देखिए पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, इनलाइटेंड सिटीजन साथ ही वाइस लीडर्स जब होंगे तो ये दोनों मिलके कह सकते हो साउंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। तो क्या होगा, जो पब्लिक है अपनी ओपिनियन बनाएगी। देयर आर मैनी एजेंसीज, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं सच एज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मास मीडिया है, जो कि पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, आपने ये डाइवर्सिटी वाला है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तरह के पॉइंट्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस यानी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जब हम एक सोसाइटी या एक देश में रहते हैं, बट उसके बावजूद एकोमोडेशन का रहना, किस तरह से आप एक कंफर्टेबल लाइफ वहाँ पे बिताते हो और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस मतलब इसका मीनिंग यही होता है कि जब इतने सारे भेदभाव, इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं, उसके बाद भी हम एकोमोडेट किस तरह से रहते हैं और पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो जाता है डेमोक्रेसी में? तो पॉसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि इनटॉलरेंस विच डिस्ट्रॉयज द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीज़ बहुत बार देखी गई है। अगर आप किसी रिलीजन को लेके, धर्म को लेके आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप बहुत ही इनटॉलरेंट है, तो उससे जो है डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय होती है। तो इसलिए टॉलरेंट होना पड़ता है। तो एन इनटॉलरेंट मेजोरिटी कैन डैमेज द कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और एक इनटॉलरेंट मेजोरिटी जो होती है, जो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहती है बस हमारा ही भला हो, दूसरे का ना हो, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं, तो उस तरह से आप कह सकते हो उस तरह के जो मेजोरिटी होती है वो कंट्री के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को पूरा बर्बाद कर देती है। एंड जो इसी तरह की इनटॉलरेंट माइनॉरिटी होती है वो भी ये चीज़ कर सकती है कि जो माइनॉरिटी है वो भी मिलजुल के रहना पसंद ना करे और कहे कि नहीं नहीं हमारा रिलीजन है, हमारी लैंग्वेज है। इस तरह से जब बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग और तुरंत विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जो कंट्री है वो डिस्ट्रॉय होती है। अननेसेसरी आपने देखा होगा एजिटेशंस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, बंद मतलब स्ट्राइक कर देते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, बिकम फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटी इंटॉलरेंस व्हेन दे cripple public life and create roadblocks for the implementation of people friendly programs of the government। तो इससे क्या होता है, जो अपने फॉर्म्स ऑफ माइनॉरिटी इंटॉलरेंस की ये एक तरह की फॉर्म्स होती हैं कि जो माइनॉरिटी है वो शायद खुश नहीं है, इस वजह से वो स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रही हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, पब्लिक लाइफ एक कह सकते हो बहुत डिस्ट्रॉय होगा, क्रिपल हो सकता है, जो कि खड़े ना होके, ठीक है, कहते हैं ना कि डेवलप हो गया तो एकदम अच्छे से रन कर रहा है वो, बट अगर आप उसको तोड़ते जाओगे धीरे धीरे, है ना, उसको चोट पहुंचा रहे हो, तो वो आप कह सकते हो कि क्रिपल करना स्टार्ट कर देगा, रेंगना स्टार्ट कर देगा, आपकी जो डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। एंड क्रिएट रोड ब्लॉक्स, जो रोड ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, और पब्लिक फ्रेंडली प्रोग्राम्स नहीं होने देते। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम होती हैं, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ द मेजॉरिटी। इसलिए बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में कि हर कोई जो है रिस्पेक्ट करे फ्रीडम की, मेजॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट एंड द माइनॉरिटीज फ्रीडम टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन। चाहे मेजॉरिटी अगर रन भी कर रही है गवर्नमेंट को, तो उसको सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी के फ्रीडम की, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे, बट उन सब की फ्रीडम का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है डिसिप्लिन सिटीजन्स। देखिए जो सिटीजन्स हैं उनका भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इट मीन्स दैट द सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। और ये कैसे होगा, जब सारे नागरिकों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ पता हों। बहुत सारे नागरिक हैं जिन्हें अपने राइट्स पता होते हैं पर ड्यूटीज़ के टाइम पे वो भूल जाते हैं। इसी तरह से देखिए वायलेंस और यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है, किसी तरह का वायलेंस करना, हिंसा करना और साथ ही शक्ति को यूज़ करके किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, इस चीज़ के लिए डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। फ्रीडम बीइंग द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो एसेंस है वो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। डिसएग्रीमेंट्स आर अनअवॉइडेबल, ठीक है, और इसके साथ ही जो डिसएग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो अनअवॉइडेबल है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसा नहीं सिर्फ सिटीजन्स ही डिसिप्लिन होने चाहिए और सारे रूल्स राइट्स ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होनी चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी सारे रूल्स को फॉलो करें। तो पार्टीज़ जो भी बनती हैं वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको वो ध्यान में रख के ही रूल करें जब वो पावर में आते हैं। साथ ही पार्टीज जो हैं वो वेल ओरिएंटेड होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि जब वो डिसिप्लिन होगी तो जाहिर सी बात है कि जो सिटीजन्स हैं वो भी डिसिप्लिन होंगे। इलेक्शंस विल बी स्मूथ, इलेक्शन इस तरह से जब होगा तो इलेक्शन स्मूथ होंगे और गवर्नमेंट जो बनेगी, जो सरकार बनेगी वो भी बहुत एफिशिएंटली काम करेगी।
अच्छा, दोज पार्टीज हैव अ नेशनल आउटलुक, कुछ पार्टीज होती हैं जिनका नेशनल आउटलुक होता है। दे शुड प्लेस नेशनल इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स, जिनका नेशनल आउटलुक यानी देश को सबसे पहले वो महत्व देते हैं, देखते हैं, तो उनको भी ये नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सब बाकी सारी चीज़ों से आप देखोगे तो नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित में जो काम किए जाते हैं उसको बहुत टॉप लिस्ट पे रखते हैं। दे शुड नॉट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और रीजन। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें जो है पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और रीजन को लेकर इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय हित में, देश के हित में इलेक्शन लड़ने चाहिए। और वोटर्स को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि रिलीजन, कास्ट और रीजन के हिसाब से वो वोट ना दें, बल्कि देश के हित में वोट देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, तो ये है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। हमने बात करी अभी तक, आप देखोगे तो पॉलिटिकल की बात की, पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में हाँ एक तरह की पॉलिटिकल इक्वलिटी वहाँ भी होती है कि हर किसी को एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ने की आज़ादी होती है, साथ ही वोटर्स को भी आज़ादी होती है, वो चाहे किसी को भी वोट दें। इसके अलावा देखिए सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप सोसाइटी में रहते हो तो आप सब इक्वल हो कि नहीं, ठीक है, आपको सोशली आपको इक्वलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी अपने ऑक्यूपेशन आप कोई भी करो उसके लिए आपको फ्रीडम है कि नहीं है, आप अपने लिविंगहुड को, जो आपकी लिविंगहुड है उसको अर्न कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लाइवलीहुड को, तो ये सारी भी इक्वलिटी होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी बिल्कुल बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी और ह्यूमन डिग्निटी, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए और ह्यूमन डिग्निटी, हर किसी की अपनी जो है डिग्निटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देयरफॉर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो फ्री होती है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक, जहाँ डेमोक्रेसी पाई जाती है जिन सोसाइटी में, जिन देशों में, वहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जैसे कास्ट के बेस पे, सब कास्ट के बेस पे, जेंडर, रीजन और लैंग्वेज के बेस पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, तभी सोसाइटी में सब लोग इक्वल होते हैं। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सब इक्वल पार्टनर्स होते हैं। जब वो मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो जिस तरह से उनकी कम्युनिटी और देश बढ़ता है तो वो एक इक्वल पार्टनर्स की तरह ही शो करते हैं कि हाँ उन्होंने इक्वली मिलजुल के काम किया, इसी वजह से देश या कम्युनिटी तरक्की कर रही है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। और इसका मतलब है कि हर जो एक नागरिक है वो लॉ के सामने इक्वल है, हर चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई कॉमन आदमी हो, सेम तरह के क्राइम में सेम तरह की पनिशमेंट होती है और कोई लॉ से ऊपर नहीं है। हर कोई जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास करना चाहिए और किसी के साथ कुछ गलत होता है, उसको राइट्स नहीं मिलते तो वो अपील कर सकता है कोर्ट में जाके। सम में इवन इंडल्ज इन इंसल्टिंग द वीकर वंस थ्रू हार्श वर्ड्स एंड मैलिशियस डीड्स। अच्छा, कई बार ये भी होता है, हमने देखा है कि सोसाइटी में कुछ लोग जो हैं वो वीकर वंस को, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, उनको ह्यूमिलेट करते हैं, उनको हार्श वर्ड्स उनके लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो ह्यूमिलेशन जो है वो भी एक क्लियर रिलेशन है ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि कहा है ना सबको रिस्पेक्ट, सबको सम्मान मिलना चाहिए, हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को यहाँ पे। तो इस तरह के ह्यूमिलेशन जो है वो भी एक तरह से वॉयलेट करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, आप कह सकते हैं ये भी एक तरह के क्राइम ही होते हैं। सोसाइटी जो है आप एक तभी उसको एक डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं ओनली इफ ऑल इट्स मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बींग्स विथ डिग्निटी। आप एक सोसाइटी को तभी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं जब उसके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो एज ह्यूमन बींग्स, जिस तरह से एक इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए उस तरीके से आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, और विथ डिग्निटी, ठीक है, पूरी के पूरे उनके सम्मान के साथ। नन शुड स्टार्व एंड नन शुड बी डिनाइड द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। इसके साथ ही हर ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो भूखे पेट सोए, और सभी को बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, जो ज़िंदगी की होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, साथ ही आजकल दवाइयाँ भी, तो इस तरह की जो नेसेसिटीज़ हैं वो अपनी लाइफ में उनको मिलें और वो पूरी कर पाएँ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, तब हम किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक या किसी भी सोसाइटी को तब हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.